अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 16 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। टॉपिक हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्ट्रेटेजी का। ये इसका सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने एसपीयूज़ के बारे में पढ़ा था और इस हिस्से में हम कंपैटिटिव एडवांटेज और कस्टमर वैल्यू को डिस्कस करेंगे। कंपैटिटिव एडवांटेज की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, बीइंग इन द बेटर स्टेट दैन योर कंपैटिटर्स। इसी अगर हम कस्टमर वैल्यू की फॉर्म में देखें तो दिस इज़ वैल्यू क्रिएटेड फॉर द कस्टमर्स इन कंपैरिजन विद द कंपैटिटर्स। यानी जो कंपनी जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी कस्टमर्स के लिए, उसके पास उतना ही कंपैटिटिव एडवांटेज मौजूद होगा। और ये अंडरस्टूड है कि ये कंपैटिटिव एडवांटेज टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी सस्टेनेबल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बताऊँ कि मार्केट के कई स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े थे, उसमें से एक था मोनोपोली। अगर आप मोनोपोली की पोजीशन में हैं तो फिर मार्केट ओरिएंटेशन या कंपैटिटिव एडवांटेज या कस्टमर वैल्यू, ये टर्म ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होंगी, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जिस भी प्राइस पे उसको बेचेंगे, वो लोग उसको ख़रीदेंगे हर सूरत में। तो वहाँ ये टर्म्स जो है वो कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो बहरहाल अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात करें तो अब हमें ये देखना है कि जो इंटरनली हम कंपैटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं उसको किस तरीके से हम एक्चुअल कंपैटिटिव एडवांटेज जो कि इंडस्ट्री के अंदर होता है या मार्केट के अंदर होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मदद से हम कंपैटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। ये रिसोर्स बेस्ड व्यू कहलाता है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। दूसरी साइड पे मार्केट में कस्टमर्स हैं और उनके सर्टेन नीड्स हैं जिनको पूरा किया जाना ज़रूरी है। तो हमें अपने इंटरनल कंपैटिटिव एडवांटेज और जो एक्सटर्नली कस्टमर्स की नीड्स हैं उसके दरमियान एक फिट क्रिएट करना है, और ये फिट क्रिएट होगा बिजनेस स्ट्रेटेजी की मदद से। यानी बिजनेस स्ट्रेटेजी एक लिंक डेवलप करेगी हमारे इंटरनली क्रिएटेड कंपैटिटिव एडवांटेज में और जो मार्केट में कस्टमर्स की नीड्स हैं उनके दरमियान। तो यूं हम ट्रांसलेट कर सकते हैं जो हमारा सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज है उसको एक्चुअल कंपैटिटिव एडवांटेज में। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कंपैटिटिव एडवांटेज की 4 कंडीशंस होती हैं और उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल है वो सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज का होना है। हर कंपनी ये चाहेगी कि ना सिर्फ हमारे पास कंपैटिटिव एडवांटेज हो बल्कि ये सस्टेनेबल भी रहे। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास कंपैटिटिव एडवांटेज है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसे सस्टेनेबल बनाएं ताकि कल को कोई दूसरी कंपनी जो है वो इसे हासिल ना कर ले। तीसरी कंडीशन है कंपैटिटिव पैरिटी, जहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं उनके पास एक ही लेवल पे कंपैटिटिव एडवांटेज मौजूद होता है। तो इस सूरत में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनसे ऊपर निकलें, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करें और कम से कम कंपैटिटिव एडवांटेज के लेवल पे ज़रूर आएँ। और जो वर्स्ट कंडीशन है वो कंपैटिटिव डिसएडवांटेज है कि आपके जो राइवल्स हैं वो तो कंपैटिटिव एडवांटेज को एंजॉय कर रहे हैं जबकि आप उनसे पीछे हैं। इस सूरत में आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनानी पड़ेगी और कम से कम जो पैरिटी का लेवल है उस पर ज़रूर आना चाहिए। तो अब आप देखें, एक तरफ जो फर्म है उसके कंपैटिटिव रिसोर्सेज हैं या स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं जो कंपैटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं। दूसरी साइड पे कस्टमर की नीड्स हैं जो मार्केट में मौजूद हैं कस्टमर्स। और तीसरी साइड पे जो फर्म की कंपैटिटिव स्ट्रेटेजी है जो इन रिसोर्सेज को और कस्टमर की नीड्स के दरमियान एक फिट क्रिएट कर रही है। जहाँ पे ये तीनों एरियाज मिलते हैं, इनकी कॉमन प्लेस को सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज कहते हैं। यानी जो कंपैटिटिव एडवांटेज की सस्टेनेबिलिटी इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि क्या हमारे कंपैटिटिव रिसोर्सेज कंपैटिटिव एडवांटेज को जनरेट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस कंपैटिटिव एडवांटेज को हम किसी कंपैटिटिव स्ट्रेटेजी के ज़रिए कस्टमर्स की नीड्स के साथ लिंक कर पा रहे हैं। और नंबर 3, क्या ये जो कंपैटिटिव एडवांटेज है वो कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करने में मदद दे रहा है। जब ये तीनों पॉइंट्स मिलेंगे तो फिर हम इस पोजीशन पे होंगे कि एक सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया जा सके। अब यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझिएगा। एक तो है वैल्यू प्रोपोजिशन
यानी वो वैल्यू जो फर्म कस्टमर्स को ऑफ़र करती है, और दूसरी है वैल्यू परसेप्शन के कस्टमर्स उस वैल्यू का रिस्पांस किस तरीके से देते हैं। अगर तो ये रिस्पांस फेवरेबल है, पॉजिटिव है, तो ये लॉयल्टी की शक्ल में होगा, कस्टमर्स की लॉयल्टी उस ब्रांड या कंपनी के साथ बढ़ जाएगी। और अगर ये रिस्पांस फेवरेबल नहीं है या नेगेटिव है तो कस्टमर स्विच कर जाएंगे किसी दूसरे कंपैटिटर की प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स के ऊपर। इस चीज़ को हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तो अगर आप सिनेरियो 1 देखें, एक कंपनी है जिसकी कोई प्रोडक्ट है और हाइपोथेटिकली हम सपोज करते हैं कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 7 रुपीज़ है और कंपनी उसे 10 रुपीज़ पे सेल कर रही है, यानी जो प्राइस है वो 10 रुपये है और कॉस्ट जो है वो 7 रुपये है। तो इस तरह से जो दोनों का डिफरेंस है वो 3 रुपये प्रॉफिट बनता है कंपनी का, जिसे आप उसकी वैल्यू भी कह सकते हैं। अब सपोज के कंपनी ने किसी तरीके से जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर लिया और ये 7 से 5 पे चले गए। अब 7 से 5 पे जाने के बाद जो 2 रुपये कॉस्ट कम हुई, बेसिकली ये 2 रुपये उस कंपनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई और अब जो कंपनी की टोटल वैल्यू बन गई वो 5 रुपीज़ है, यानी प्राइस और जो कॉस्ट रिड्यूस का डिफरेंस है। अब यहाँ पे कंपनी के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि वो सारी की सारी वैल्यू अपने पास रख ले, यानी वो 5 रुपये में प्रोडक्ट बना रही है और 10 रुपये में बेच रही है, तो दरमियान में जो 5 रुपये प्रॉफिट या वैल्यू आ रही है वो कंपनी के पास जाएगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो सारी की सारी वैल्यू जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी वो कस्टमर को दे दे। कंपनी का पहले प्रॉफिट 3 रुपये था, वो उसी प्रॉफिट को लेके चले तो 5 रुपये में बनाएगी, 8 रुपये में बेचेगी। 10 रुपये वाली चीज़ जब कस्टमर को 8 रुपये में मिलेगी तो उसको 2 रुपये की वैल्यू मिलेगी। और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि कंपनी एक्स्ट्रा वैल्यू का कुछ हिस्सा अपने पास रख ले और कुछ कस्टमर को दे दे, यानी वो प्ले करेगी बिटवीन प्राइस 8 एंड प्राइस 10। तो तीनों ऑप्शंस में से किसको सिलेक्ट करना है, ये कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। सिनेरियो 2 में अगर आप देखें तो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है 7 रुपये में और उसे बेच रही है 10 रुपये में, और वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी है कि कस्टमर उसके लिए एक्स्ट्रा जो प्राइस है वो देने के लिए भी विलिंग है और वो एक्स्ट्रा प्राइस 12 रुपये बनती है, यानी 10 रुपये की मिल रही है, लेकिन कस्टमर ये कहते हैं कि ये अगर हमें 12 रुपये तक भी मिलेगी तो हम इसको ख़रीदने के लिए तैयार। अब ये जो 10 और 12 के दरमियान डिफरेंस है, बेसिकली ये 2 रुपये कस्टमर की वैल्यू है, क्योंकि वो 10 रुपये में ख़रीद रहा है 12 रुपये वाली चीज़ को, और जो 7 और 10 के दरमियान डिफरेंस है यानी 3 रुपये, ये वो वैल्यू है जो कंपनी के पास है। अगर कंपनी यहाँ पर अपनी प्राइस को 2 रुपये बढ़ा दे, यानी कंपनी को पता चल गया कि कस्टमर 12 रुपये देने के लिए भी विलिंग है और वो 10 रुपये से कीमत बढ़ा के 12 रुपये कर दे, तो अब जो वैल्यू कस्टमर को मिल रही थी वो इस केस में नहीं मिलेगी, और यूं जो वैल्यू आपका कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर रही थी, अब वो कंपेटिटिव एडवांटेज आपने ख़त्म कर दिया और आप कंपेटिटिव पैरिटी के लेवल पे आ गए। ये कस्टमर्स कल को दूसरे ब्रांड्स पे स्विच कर सकते हैं अगर इन्हें उसी मेयार की चीज़ उससे कम प्राइस पे मिल जाए। तो अगर हम इसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स समझें तो जब आप प्रोडक्ट को 10 रुपये में बेच रहे हैं और कस्टमर जो है वो विलिंग है उसके लिए 12 रुपये देने के लिए भी, तो इसका मतलब है कि कस्टमर्स को 2 रुपये की वैल्यू जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो कस्टमर वैल्यू है ये आपका कंपेटिटिव एडवांटेज बन रही है, क्योंकि जब तक कस्टमर्स को वैल्यू मिलती रहेगी वो लॉयल रहेंगे, वो आप ही का ब्रांड, आप ही की प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदना पसंद करेंगे। इसी चीज़ का नाम कंपेटिटिव एडवांटेज है। अगर आप प्राइस को सेट कर देते हैं 13 रुपये पे, यानी जो कस्टमर का अल्टीमेट विलिंगनेस लेवल था उससे भी ऊपर चले गए, तो अब कस्टमर हर सूरत में स्विच कर जाएंगे और ये आपका कंपेटिटिव डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा। कस्टमर विलिंगनेस 12 रुपये है और अब प्राइस को भी 12 रुपये पे सेट कर देते हैं, तो अब कस्टमर के लिए इसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है और आप कंपेटिटिव एडवांटेज से कंपेटिटिव पैरिटी के लेवल पे चले गए जहाँ पे बाकी कंपेटिटर्स भी मौजूद हैं। अब इस स्टेज पे होगा ये कि अगर आप ही की तरह की प्रोडक्ट, आप ही के मेयार की प्रोडक्ट कोई कंपेटिटर ले आता है लेकिन उसकी प्राइस जो है वो 12 रुपये से कुछ कम है,
तो जो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है वो शिफ्ट हो जाएगा उसके पास। लेट से वो प्राइस को 11 रुपये या 11.5 रुपये पे सेट करता है, तो आपका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो ले जाएगा और कस्टमर उसकी प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू कर देंगे। यानी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनती है कि वैल्यू टू द कस्टमर इज़ इक्वल टू फर्म्स कंपेटिटिव एडवांटेज एंड दिस इज़ इक्वल टू कस्टमर्स विलिंगनेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस। जैसे इस केस में 12 रुपये विलिंगनेस थी और 10 रुपये मार्केट प्राइस थी, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कस्टमर वैल्यू भी है और यही कस्टमर वैल्यू फर्म का कंपेटिटिव एडवांटेज भी है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को ब्रांडिंग में ब्रांड इक्विटी कहा जाता है, जहाँ पे ब्रांड इक्विटी से मुराद वो वैल्यू है जो ब्रांड कस्टमर्स को देता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर हम सारी वैल्यू कस्टमर्स को दे देंगे तो फर्म की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसका आंसर आता है प्रीमियम प्राइस की शक्ल में। यानी हम जो कस्टमर को एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट या कुछ परसेंटेज जो है वो अपने पास रख लें और कुछ हम कस्टमर को डिलीवर कर दें। एक एग्जांपल देखिएगा, एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 40 रुपीज़ और मार्केट प्राइस 50 रुपीज़ है, यानी 10 रुपये का प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, इसे आप फर्म की वैल्यू भी कह सकते हैं। जबकि कस्टमर की जो विलिंगनेस टू पे है वो 65 है। प्रोडक्ट चूँकि बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो कस्टमर उसके लिए 65 रुपीज़ देने के लिए भी तैयार है, जबकि मेल उसको 50 में रही है। इसका मतलब है जो कस्टमर को वैल्यू आप दे रहे हैं वो 15 रुपीज़ की है। अब अगर आप प्राइस को फॉर एग्ज़ाम्पल 6 रुपये बढ़ा देते हैं तो आप 50 से चले गए 56 पे, ये आपकी प्रीमियम प्राइस है। हो सकता है कि ये जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं मार्केट में उनकी निस्बत ज़्यादा हो, लेकिन आप इस प्रीमियम प्राइस को चार्ज करने की एबिलिटी इसलिए रखते हैं कि कस्टमर के पास अभी भी वैल्यू मौजूद है। आपकी जो वैल्यू बन गई वो पहले 10 रुपीज़ थी फर्म की वैल्यू, जबकि अब वो पहुंच गई 16 पे, 10 में 6 ऐड हो गए। जबकि कस्टमर की जो वैल्यू थी वो पहले 15 थी, अब वो रिड्यूस होकर 9 पे आ गई, लेकिन स्टिल 9 जो है वो एक गुड इनफ वैल्यू मौजूद है कस्टमर के लिए और वो लॉयल रहेगा इस वैल्यू के साथ आपके ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए। और यूँ फर्म की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई, कस्टमर की वैल्यू भी मौजूद है, कंपेटिटिव एडवांटेज भी मौजूद है, और ये सारा कुछ जो आपने किया वो प्रीमियम प्राइस के थ्रू किया। अब यहाँ मैं दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऐड करूँगा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और की सक्सेस फैक्टर्स। इसकी जो डेफिनेशन है ये दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है ये तो हम आगे चल के देखेंगे। पहले जो पॉइंट है वो समझ लें कि जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं ये की फैक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, और एक जो की फैक्टर है उसके पीछे बहुत सारे जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं। क्रिटिकल फैक्टर्स का ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ है, और जो आपने IFE मैट्रिक्स बनाया था उसमें भी ये स्ट्रेंथ्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसी तरह से जो की फैक्टर्स हैं उसका ताल्लुक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ है, और जो आपने EFE मैट्रिक्स बनाया था उसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लिंक्ड हो सकते हैं। फिर जो हमने बात की थी कि हम ट्रांसलेट करते हैं जो कंपेटिटिव एडवांटेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्चुअल कंपेटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। तो जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उसका ताल्लुक स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज के साथ होता है जो कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं, और जो की फैक्टर्स हैं उसका ताल्लुक उस फिट के साथ है जो हम इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान क्रिएट करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से एक यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से एक है टॉप क्लास फैकल्टी का होना। जबकि उस स्टूडेंट्स जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनका ग्रेजुएशन के बाद जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो एक की फैक्टर बनेगा उस यूनिवर्सिटी के लिए कि कितनी जल्दी उन्हें जॉब मिलती है और कितनी अच्छी जॉब मिलती है। अब ये जो क्रिटिकल फैक्टर है टॉप क्लास फैकल्टी का होना, ये सपोर्ट करेगा उस यूनिवर्सिटी के की फैक्टर को कि उसके जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की कंडीशंस क्या हैं। अब अगर हम क्रिटिकल फैक्टर्स में और की फैक्टर्स में कंपैरिजन करें तो कुछ पॉइंट्स पहले मैं क्रिटिकल फैक्टर के लिए बोलूँगा, फिर मैं की फैक्टर्स के लिए बोलता जाऊँगा।
देखें, जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं ये कॉजेज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस हैं, जबकि जो की फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस हैं। यानी क्रिटिकल फैक्टर्स कॉज बनते हैं, की फैक्टर्स जो है वो उसका रिजल्ट होते हैं। क्रिटिकल फैक्टर्स मस्ट बी डन टू सक्सीड और की फैक्टर्स आर इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। क्रिटिकल फैक्टर्स पहले होंगे और जो की फैक्टर्स हैं वो उसके बाद सामने नज़र आएंगे। Critical factors need to be constantly innovated as dynamic capabilities। हमें अपने जो resources हैं, जो capabilities हैं, उसको मुसलसल improve करना चाहिए। और जो की फैक्टर्स हैं वो खुद ब खुद इम्प्रूव होते रहते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। क्रिटिकल फैक्टर्स को हम इम्प्रूव करते हैं और जो की फैक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं ये ना सिर्फ कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करने और सस्टेन करने में मदद देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो कस्टमर वैल्यू है वो भी क्रिएट करते हैं। जबकि जो की फैक्टर्स हैं ये सर्व करते हैं स्टैंडर्ड्स के तौर पे या इंडस्ट्री बेंचमार्क के तौर पे, और ये बताते हैं कि आप कहाँ पर सक्सेसफुल हैं, कहाँ पर आप नहीं हैं और कितने हद तक आप सक्सेसफुल हैं।